प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था। आज हम भारत का दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संदर्भ में महत्व और स्थिति के बारे में विवेचन करेंगे। आप इस मैप में देखिए, ये एशियाई राष्ट्र जिसमें पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया का दर्शाया गया है। इसमें आपको ये समझना है कि कौन कौन से राष्ट्र हैं। आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया में भारत के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक के देश सम्मिलित हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इन राष्ट्रों के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, क्या महत्व है और कितना इन देशों से भारत आगे है। विकास की हर दृष्टि से हम इन देशों के साथ भारत की तुलना कर सकते हैं। भारत एशिया का एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई वाला देश रहा है। इसका संबंध दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से है। अपनी विशालता, विविधता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा गया। यहाँ का भौगोलिक विस्तार अधिक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक इसका विस्तार है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में भारत की स्थिति है। यहाँ विविध प्रकार के भूखंडों का विस्तार मिलता है। भारत का उत्तरी भाग साल भर बर्फीला क्षेत्र है। हिमालय के दक्षिणी भागों में विशाल उपजाऊ मैदान हैं जो हिमालय से निकली नदियों द्वारा निर्मित हैं, और इन मैदानों के पश्चिम में रेगिस्तान और दक्षिण में कठोर प्राचीन चट्टानी प्रदेश, जिसे पठारी प्रदेश कहते हैं, स्थित है। विशालता, विविधता और प्राकृतिक रूप से स्पष्ट सीमांकन उपमहाद्वीप का कारण है। विशालता के कारण यहाँ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रकृति द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित हैं, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वतमालाएं, पश्चिम में रेगिस्तान, पूर्व में घना वन और दक्षिण में सागर द्वारा भारत सीमांकित है। भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्व रखती है। यह हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है और अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर स्थित होने के कारण भारत को अनेक उत्तम अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की सुविधा प्राप्त है। वर्तमान में दक्षिण एशिया और सुदूर पूर्व के कृषि प्रधान देश एवं पश्चिम के औद्योगिक देशों के मध्य भारत एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थित है। विश्व के विभिन्न देशों से भारत के व्यापारिक संबंध भी हैं। इन चीज़ों का आप इस मैप में भी समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये भारत की स्थिति पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्र है ना। ये आप व्यापारिक मार्ग देख रहे हैं, तो इनमें हम ये बता रहे हैं कि भारत एक केंद्रीय स्थिति वाला देश है जो दोनों तरफ के देशों से संपर्क बनाए रखता है। आगे हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के देश, जहां पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव प्रमुख हैं। ये संपूर्ण प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला है और यहाँ के देश विकास की ओर गतिशील हैं, जहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय है। दक्षिण एशिया के देश भारतीय उपमहाद्वीप के ही भाग रहे हैं। द्वीपीय राष्ट्रों में मालदीव और श्रीलंका है। दक्षिण एशिया के देश विकासशील, कृषि प्रधान और मानसूनी जलवायु की विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं ने यहाँ की आर्थिक दशाओं को प्रभावित किया है। अधिकांश राष्ट्र विकास की ओर प्रगतिशील हैं। कुछ राष्ट्र आपसी तनाव के कारण संकटग्रस्त हैं, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इस संपूर्ण प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि संस्कृतियों का समागम दिखाई देता है। भारत इन राष्ट्रों में अपना महत्व रखता है। इन सभी राष्ट्रों की तुलना में भारत क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार और आर्थिक दृष्टि से अपना अग्रणी स्थान रखता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय
सकल घरेलू उत्पाद और मानव विकास की दर भी इनकी तुलना में संतोषप्रद है। परिवहन, संचार और सैन्य दृष्टि से भी भारत मजबूत स्थिति में है। दक्षिण एशिया के साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो इनमें म्यांमार से फिलीपींस तक के देश शामिल हैं। म्यांमार के अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस आदि मुख्य देश हैं। यह ऐसा सांस्कृतिक उद्भव का स्थल रहा है जहां उपनिवेश आधिपत्य रहा है। कुछ राष्ट्र स्वतंत्र भी रहे हैं। एशियाई देशों की तरह यहाँ की जलवायु भी मानसूनी प्रकार की है और यहाँ धरातली विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता बागानी कृषि की है। इस प्रदेश के कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध की स्थिति रही है। भारतीय और चीनी संस्कृति का संगम रहा है। बौद्ध धर्म की प्रधानता वाला यह क्षेत्र है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों को मानने वाले भी पर्याप्त मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया चावल की कृषि की जन्मभूमि है। भारत का यहाँ की 11 देशों से प्राचीन काल से संबंध रहा है। इनका व्यापारिक जुड़ाव भी है। क्षेत्रफल, जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से भारत इनमें विशाल और सबसे बड़ा है। भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को अनेक कृषि उत्पादों, खनिजों, औद्योगिक उत्पादों का निर्यात होता है। परिवहन, संचार, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से भी भारत अपना अग्रणी स्थान रखता है। इस प्रकार दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत की विशेष स्थिति है। भौगोलिक अवस्थिति और विशालता ने भारत को महत्व प्रदान किया है। यह अनेक मुख्य व्यापारिक मार्गों का संगम स्थल है। कृषि फसलों में और उत्पादन में भारत का अग्रणी स्थान है। चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल आदि बागानी फसलों में इसका विशेष स्थान है। भारत के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार इन सभी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संदर्भ में भारत अपना विशेष महत्व रखता है। आप ये मैप देख सकते हैं जिसमें विभिन्न दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को दर्शाया गया है। ये देखिए आप, पश्चिम, पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के भाग। इधर आप देख सकते हैं ये भारत जो हिंद महासागर के बिल्कुल उत्तर में और अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है, जो पश्चिमी औद्योगिक देशों और पूर्वी कृषि प्रधान देशों को जोड़ता है। इनमें आप दोनों तरफ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र देख सकते हैं। ये आप मैप में भारत के विभिन्न देशों के साथ जो व्यापारिक संगम स्थल हैं या व्यापारिक मार्ग हैं, उनका जुड़ाव बताया गया है। ये मैप आप थोड़ा सा, इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देखिए। ये मैप है, इसमें भारत की स्थिति का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से देश हैं और किस तरह से इनका अन्य देशों के साथ संपर्क है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो सामरिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। इसकी तट रेखा हिंद महासागर के तट पर स्थित किसी भी अन्य देश की अपेक्षा लंबी है। अपने आकार और प्राकृतिक संसाधनों के कारण वनांचली देशों में यह महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर विश्व में एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर रखा गया। इससे उस काल में भारत की प्रभुसत्ता का प्रमाण मिलता है। यह हम कह सकते हैं कि वास्तव में हिंद का महासागर है। पूर्व तथा पश्चिम की ओर जाने वाले महासागरीय जल मार्गों को भारत के किसी न किसी बंदरगाह पर आना ही पड़ता है। पश्चिम में यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और पूर्व में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच वायु मार्गों को भी भारत से ही होकर गुजरना पड़ता है।
इससे भारत के व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की केंद्रीयता और हिंद महासागर के संदर्भ में इसकी भू राजनीतिक महत्व को पूरा विश्व मानता है। सामरिक स्थिति के कारण ही यह सोने की चिड़िया कहलाया और पश्चिमी एशियाई मुस्लिमों, यूरोपीय उपनिवेशों के आकर्षण का केंद्र बना। भारत ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य के ताज का हीरा भी कहलाया। आज भारत को इसकी सामरिक स्थिति का लाभ मिल रहा है। भारत अपने भू राजनीतिक महत्व के कारण दक्षिण एशिया में अग्रणी बना हुआ है। हाल के या वर्तमान के वर्षों में पड़ोसी देशों का संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क की स्थापना का ज्वलंत उदाहरण भी है। तो इस प्रकार भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से अपना महत्व दर्शाती है। तो ये बात हमने की थी कि भारत की दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की तुलना में क्या महत्व है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं जो हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते और समझते आए हैं। इसमें ज़्यादा विस्तार से जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा आपको इसका वर्णन समझा सकता हूँ। हम बात कर रहे हैं भारत एक विविधताओं का देश है और दूसरा पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि विविधता में एकता। पहले हम बात करेंगे किस तरह की विविधताएं हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं संरचनात्मक विविधताएं अर्थात चट्टानी संरचना, और इन्हीं संरचनात्मक विविधताओं ने भारत को 3 प्रदेशों में विभाजित कर दिया। सबसे प्राचीन चट्टानी भाग वाला प्रायद्वीपीय पठार, सबसे नवीनतम हिमालय और उससे संबंधित नवीन वलित पर्वतमालाएं और हिमालय से निकली नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान। तो इन तीनों ही भागों में संरचनात्मक और चट्टानी विविधताएं पाई जाती हैं। दूसरी विविधता हम बता सकते हैं धरातली विविधताएं। भारत का धरातल उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक समान नहीं है। आप देखेंगे उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमालय से संबंधित हैं। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में मैदानी भाग है जो उपजाऊ है और इन मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार जो चट्टानी प्रदेश है। इन पठारों के दोनों तरफ तटीय मैदान भी स्थित हैं और महासागरों में द्वीप समूह हैं। तो इस तरह से भारत के धरातलीय संबंधी कई विभिन्नताएं मिलती हैं। जलवायु संबंधी विविधताओं में भारत वैसे तो सामान्य मानसूनी जलवायु वाला देश कहलाता है, लेकिन भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में तापमान, वर्षा और अन्य जलवायु विशेषताओं में कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ उदाहरण देख सकते हैं हम। राजस्थान का पश्चिमी भाग गर्मियों में उच्चतम ताप वाला होता है, जबकि कश्मीर में उसी समय बहुत कम ताप रहता है। कारगिल में और द्रास में, लेह में माइनस से भी कम टेम्परेचर हो जाता है दिसंबर के समय में। उसी समय चेन्नई लगभग 18 से 20 डिग्री का तापमान रखता है। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, उसी समय मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कर रहा है, जहां 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। राजस्थान सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहीं ब्रह्मपुत्र की घाटी बाढ़ग्रस्त है। मुंबई जैसे तटीय क्षेत्रों की जलवायु सम है, जहां मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि उत्तरी भारत में दिल्ली, आगरा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां भीषण गर्मी भी पड़ती है और सर्दियों में मौसम अत्यधिक ठंडा भी रहता है। वर्षा का समय केरल में जून में शुरू हो जाता है, जबकि राजस्थान में 15 जुलाई या उसके बाद शुरुआत होती है। कई भागों में जैसे उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है जो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा लाई जाती है, और भारत के तटीय भागों में चक्रवातों से वर्षा होती है। तो इस तरह से भारत के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु और मौसम संबंधी अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हीं जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण वनस्पतिक विविधताएं मिलती हैं। स्थानीय समय में अंतर, क्योंकि भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों छोर हैं पूर्वी और पश्चिमी, इन दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। अर्थात 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री का अर्थ हो गया 2 घंटे। इसका मतलब अरुणाचल
प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। तो इस तरह से भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसकी विशालता के कारण स्थानीय समय में अंतर पाया जाता है। जनसंख्या के वितरण संबंधी विविधताएं हम बता सकते हैं। जो भाग उपजाऊ है, मैदानी भाग है, जहां मानव जीवन हेतु अनुकूल सुविधाएं हैं, वहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे विशाल उपजाऊ मैदानी भाग। इसके विपरीत पश्चिमी मरुस्थलीय भाग या अरुणाचल के सघन वन प्रदेश अथवा पर्वतीय क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले प्रदेश है, अर्थात कम सघनता पाई जाती है। भारत के सामाजिक तत्वों में जैसे जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, भोजन, वस्त्र, रीति रिवाज आदि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते ही काफ़ी भिन्नताएं दिखलाते हैं। तो इस तरह से हम भारत की विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भारत इतना विशाल देश है जहाँ अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, फिर भी यहाँ अनेकता है, तो इसके कौन से मुख्य कारक हैं जो यहाँ अनेकता में एकता को बनाए रखते हैं। तो भारत का जो विशिष्ट लक्षण है वो विविधता में एकता का है। यहाँ की अनेकता में एकता के को जो उत्तरदायी कारक हैं उन्हें हम निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे धरातलीय एकता, मानसूनी जलवायु, सांस्कृतिक और सामाजिक गुण, अंतः प्रादेशिक आर्थिक संपर्क। और इस तरह से भारत की जो संस्कृति है, जो मूल संस्कृति है, उसी में एकता के गुण निहित हैं। इसी वजह से कितनी भी विभिन्नताएं होते हुए भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय संपूर्ण देश बाहरी ताकतों से लड़ने हेतु एक होकर उसका मुकाबला करता है। चाहे बाह्य संकट हो, चाहे आंतरिक संकट का समय हो, सभी विपदा के समय एक होकर के उसका मुकाबला करते हैं। यही भारत की संस्कृति है। तो इस प्रकार हम भारत की अनेकता में एकता का वर्णन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली टॉपिक में हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।